जैन, बेल्ट्रॉन के लिए जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उससे शायद कई गुना ज्यादा हम लोगों को करना पड़ रहा है। आपको समय पर कंटेंट देना और हर चीज अवेलेबल करके देना। आइए हम लोग आज शेड शुरुआत करते हैं, जिसका टाइमिंग प्रतिदिन 4:15 पे है। ये प्रतिदिन जब तक एग्जाम आपका खत्म नहीं होता है। पर डे शेड 4:15 में आपको रोज रोज डेली मिलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए हुए। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 MS वर्ड के डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि इन खुले हुए डॉक्यूमेंट्स पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो किस टैब का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास MS वर्ड का अगर 5 टैब खुले हुए हैं, आपको प्रैक्टिकल जब तक ना करा दे समझ पाइएगा नहीं। एक में हमने लिखा है राम और एक में लिखा है हमने मोहन, और हम चाहते हैं कि एक बार राम को खोलें और एक बार मोहन को खोलें। तो कैसे खोलेंगे, देखिए यहाँ पर व्यू टैब के अंदर एक स्विच का ऑप्शन होता है, जिसमें हमारा स्विच होता है। ये डॉक्यूमेंट 1 में खुलेंगे तो राम खुल रहा है और एक में खुल रहा है तो मोहन खुल रहा है। तो ये हमारा वो क्वेश्चन ही कह रहा है कि किस फंक्शन का उपयोग करेंगे इसमें जाने के लिए। तो व्यू और प्लस स्विच विंडो का कोशिश किया कि आपको कुछ प्रैक्टिकल भी धीरे धीरे बताते रहें। चला याद रखना, अभी मेहनत करने का समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए पूरी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को बेल्ट्रॉन के लिए। भगवान ने चाहा आपकी मेहनत रही सफल हो जाएंगे आप। देखिए हम तो मेहनत पर ही भरोसा कर सकते हैं, भाग्य का कोई नहीं जानता है कि भाग्य क्या करेगा नहीं करेगा, बट अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी आप स्क्रीन का टाइमिंग देखो, 10:30 हो रहा है, रात में 10:30 में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट, जब भी हमको कोई टेबल ऑफ कंटेंट की अगर बात करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट को जुड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इंसर्ट का उपयोग होता है। जब भी हमें कोई नया टेबल लेना हो या डिलीट करना हो या इंसर्ट करना हो, उसके लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, इंसर्ट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 241.1.2.3.1 ये किसका है, ये कौन से क्लास की आईपी है, कौन सी क्लास की हमारी आईपी चल रही है, कौन सी क्लास की आईपी हो रही है। अब आईपी की क्लास कैसे डिसाइड होती है ये भी देख लीजिए। अगर 0 से लेकर के 1 से 27 तक रहा, ये क्लास ए में आते हैं। 1 से 28 से लेकर के 1 से 91 तक रहा, ये क्लास बी में आते हैं। अगर 1 से 92 से लेकर के 223 तक में रहा तो ये क्लास सी में आते हैं, और 224 से लेकर के 239 में रहा तो क्लास डी में आते हैं, और 240 से 254 में रहा तो वो क्लास ई में आते हैं। अब आप ही बताओ कि किस में आएगा ये 244 की बात कर रहा है तो ये क्लास ई में आ जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इंसर्ट डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्कशीट एंड MS वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग द इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑब्जेक्ट से ऑप्शन से हम किसी भी नए फाइल्स को, नए सॉफ्टवेयर को, नए ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट इंसर्ट हमारा एक ऐसा टूल होता है। तो इसके लिए वो कह रहा है कि कोई वर्कशीट लेना है जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इंसर्ट ऑप्शंस की, तो वो कैसे लिया जाएगा। यानी वो कह रहा है कि MS एक्सेल में 5 इंसर्ट की जाती है, नहीं, ऑब्जेक्ट के थ्रू इंसर्ट तो नहीं की जाती है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में की गई अमेंडमेंट को एडिट नहीं किया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। ये कह रहा है कि MS वर्ड में फाइल इस तरह से अमेंडमेंट की जाती है कि डॉक्यूमेंट सिर्फ केवल एक MS एक्सेल में आइकन दिखेगा। हाँ, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर। और केवल डेटा ये नहीं हो सकता है। आंसर मेरा सी होगा, क्योंकि MS वर्ड में जब भी हम कोई नया डेटा को इंसर्ट करेंगे या तो हम उसको क्या करेंगे ना कि उसके फाइल को लेंगे और पूरे डॉक्यूमेंट यानी MS एक्सेल में हमारा आइकन उसका शो होना चाहिए था, शो होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि MS एक्सेल में वर्कशीट में नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल है। यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा जब हम सेव करने जाएंगे तो कौन सा सेव होगा और कौन सा सेव नहीं होगा। तो जिसमें इसमें स्पेशल कैरेक्टर है ना, सेव नहीं होगा, इसमें ये सेव नहीं होगा, इसमें ये सेव नहीं होगा, बट ये बजट हमारा स्पेस ले लेता है, ये सेव हो जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर सेव नहीं होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर सेव नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। 6 नंबर कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गलत है। स्लाइड सॉर्टर में गलत कौन सा है, स्लाइड
स्लाइड सॉर्टर एक ऐसा टर्म है जो आपको थंबनेल बना के दिखाता है, आपको पावर पॉइंट में हम दिखा भी देते हैं। अगर स्लाइड सॉर्टर की बात करेंगे व्यू के अंदर में कुछ इस प्रकार से आता है। देखिए ये हमारा थंबनेल व्यू होता है और ये हमारा नॉर्मल व्यू होता है। तो हम थंबनेल व्यू के अंदर में आते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि चेंज द कंटेंट ऑफ स्लाइड, नहीं स्लाइड का कंटेंट चेंज नहीं करता है। तो ये कह रहा है कि कौन सा गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है, और यही मेरा इनकरेक्ट है, मतलब कि यही मेरा आंसर हो जाएगा। बी नंबर कह रहा है कि क्लिक द स्लाइड, सेलेक्ट इट, एडिट। हाँ, अगर वो मान लीजिए कि हम स्लाइड सॉर्टर में किए हुए हैं, कोई गलत लग रहा है तो उसको हम वहां से सुधार सकते हैं, मतलब बी मेरा करेक्ट आंसर है। अगर कोई हटाना है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, मतलब सी भी मेरा करेक्ट है। और यहाँ थंबनेल व्यू में शो होता है वो भी मेरा करेक्ट है, बट मेरा ए जो है वो इनकरेक्ट था और वही मेरा आंसर था। 7 नंबर में कह रहा है कि प्रोग्राम्स दैट ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड ग्राफ न्यूमेरिकल डाटा सच एज बजट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। वो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइजेशन भी संभाल सकता है, एनालाइजेशन भी कर सकता है, ग्राफ और न्यूमेरिकल डेटा को भी मैनेज कर सकता है, बजट को भी मैनेज कर सकता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट को भी मैनेज कर सकता है। एक ही शीट है चला, उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं और इसको एक्सेल कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एमएस एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं है। तो व्यू में न्यू विंडो होता ही है, फ्रीज होता ही है, अरेंज ऑल होता ही है, प्रोटेक्ट शीट व्यू में नहीं रिव्यू में आता है। आप देख भी सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर में व्यू के अंदर में हमारा न्यू विंडो भी आया, अरेंज ऑल भी आया, फ्रीज भी आया, बट प्रोटेक्ट शीट हमारा रिव्यू के अंदर में आता है। और वो कौन सा कह रहा है कि अवेलेबल नहीं है, तो यही मेरा प्रोटेक्ट शीट अवेलेबल नहीं होता है। 9 नंबर में कह रहा है कि टू प्रिपेयर एन एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट एज द डेटा सोर्स फॉर अ मेल मर्ज, मेक श्योर दैट नेम्स फील्ड योर स्प्रेडशीट मैच द नेम ऑफ फील्ड। ये क्वेश्चन हम कितना भी समझा ले, जब तक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे नहीं तब तक ये समझ में आएगा नहीं। हमारा एक थ्योरी का एक और सीरीज, मतलब एक क्लास लेंगे आपको संडे को 10 बजे, संडे को 10 बजे ये क्लास रहेगी। सुन रहे हैं आप, संडे को 10 बजे ये क्लास आपको, जिसमें से ये मेल और मर्ज पढ़ाना है और कुछ एक्सेल के बारे में और भी डीपली बताना है। संडे को 10 बजे इसका टाइमिंग है, क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। इसमें इसका आंसर कॉलम होगा, बट ये कैसे होगा, जब तक आप इसके पूरे थ्योरी को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ये समझ में आएगा नहीं। इसलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर को। 10 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय बैंक प्रोसेस चेक। बैंक प्रोसेस चेक में किसका उपयोग होता है? MICR का होता है और इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR ये हमारा बैंक में उपयोग होने वाला वस्तु है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन क्लास ए की बात कर रहा है, जो हमारा नेटवर्क होता है, अभी हमने आपको बताया है। द फर्स्ट बिट आर द नेटवर्क पार्ट एड्रेस एंड रिमेनिंग विथ होस्ट पार्ट ऑफ है। याद रखिएगा क्लास ए का जिसका रेंज होता है 0 से लेकर के 127, उसकी रेशियो होती है 8:24। इसके डिस्कशन में मैंने इस बात को लिख दिया है, अच्छा वो लिखा हुआ नहीं है, बट इसका रेशियो होता है 8.24। ये आपको रटना पड़ेगा, ये याद करके जाना होगा, इसमें से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक वादा हम आपसे अभी करते हैं। आज मेरे पास 1533 सब्सक्राइबर हैं, मेरा 2000 वॉच अभी टाइम है और मेरे वीडियोस देखने वाले लोगों की संख्या 11,000 12,000 बस इतनी ही है। और किसी वीडियो पर तो 500-700 वीडियो का व्यू ही जाता है। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ आज व्हाइट पेपर पर लिख के कि एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा मेरा थॉट बिलीव है एकदम, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी एक आवाज पे पूरे भारत के लोग खड़े होंगे और सारे भारत के नवयुवक को हम कंप्यूटर सिखा रहे होंगे। इसके लिए हमको दूसरा जन्म लेना पड़े, चाहे अभी इस जन्म में ही हो जाए, उस मरने के बराबर तकलीफ क्यों ना हो, एक दिन ऐसा समय आएगा जिसमें पूरी भारत के लोग हमारी बातें सुन रहे होंगे और हम आपके साथ ऐसे शेयर कर रहे होंगे। ये जरूर आएगा एक दिन। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज हमने अपने आप से लिया है, मृत्यु के पहले तक ये होके रहेगा। एमएस एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल्स फंक्शंस के कार्य करने के लिए इसमें से किस विकल्प को अनेबल किया जाना चाहिए? जिसमें कह रहा है कि प्रोटेक्ट शीट को फंक्शंस को अगर अनेबल कर दें तो क्या ये लॉक या अनलॉक वाला सिस्टम
सिस्टम चालू हो जाएगा, या स्मार्ट लुक अप कर दे, या वर्कशीट को सेल्स के लॉक या अनलॉक होने से पहले रक्षित किया जाना चाहिए, या कह रहा है कि सेल्स विकल्पों के अलावा किसी अन्य फंक्शंस को अनेबल करने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर होगा मेरा ए, प्रोटेक्ट वर्कशीट। मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कशीट कैसे काम करता है। जिस बिलीव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ खड़े रहिए, आपका आभार रहेगा मेरे तरफ से। यहाँ पर आके रिव्यू के अंदर में जब हम यहाँ आते हैं ना, तो हमारा यहाँ पे अनलॉक और लॉक दोनों का ऑप्शन होता है। अगर हम चेक और अनचेक करते हैं, ये दोनों मायने रखते हैं कि हमारा शेल लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ और भी अगर हम लॉक करना है तो हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो दिस इज द आवर आंसर इज द प्रोटेक्ट शीट, बिकॉज यही हमारा अनलॉक सेल्स और लॉक सेल्स फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि देखिए ये भाषा से रिलेटेड तो है, बट एग्जाम को पास आउट करना है अगर आपको, तो भाषा से भाग नहीं सकते हैं, आप पढ़ना ही होगा। भाषा को पकड़ना सीखिए। एमएस एक्सेल में आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखाने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं, या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल के साथ संयोजित करना चाहते हैं। कह रहा है कि आप जो क्वेश्चंस रिलेटेड इमेजेस को अपलोड करना चाहते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, द क्वेश्चंस आस्क अबाउट, यानी उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। हाउ एमएस एक्सेल अलाउ टू यू, मतलब कैसे आपको अलाउ करता है। अप्लाई फॉर्मेटिंग कोड्स। फॉर्मेटिंग कोड्स एक फंक्शन होता है, मतलब बहुत सारे कोड्स होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर में। फॉर्मेटिंग कोड्स टू चेंज द appearance of numbers. What is useful when you want to display numbers in a more reliable format or combine number of number with text और symbol। अगर हमारे एक्सेल में नंबर्स दिखे तो हमारा क्या फायदा होता है और वो कैसे अलाउ करता है, राइट। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट, फ्रैक्शंस दिया हुआ है, लॉजिकल फंक्शंस, एक्सेल ऑब्जेक्ट को एडिट करने की बात कर रहा है, मैथ फंक्शंस या मैथ, ये दोनों एक ही ऑप्शंस हो गए हैं। ये जो हमारी फंक्शन है वो टेक्स्ट फंक्शंस की बात होती है, बिकॉज जो हमारा नंबर अप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा एक फॉर्मेटिंग है और ये फॉर्मेटिंग हमारा एक टेक्स्ट फंक्शन होता है। भाषा से तो आप भाग नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जितना ज्यादा आपको भाषा कवर करना पड़े उतना ज्यादा कवर करिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करना है और फिर उसे इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेजेस में रूपांतरित करना है, और वो कौन करता है। पहले हमारा सोर्स कोड को किस में ट्रांसफर किया, इंटरमीडिएट फॉर्म में, और उस इंटरमीडिएट को फिर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो सोर्स कोड को इंटरमीडिएट में और इंटरमीडिएट को हमको फिर से मशीन में करना है। ये कौन काम करता है, असेंबलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, कंपाइलर होते हैं और प्रोसेसर होते हैं। ये 4 लैंग्वेजेस के पार्ट्स हैं। ये काम होता है कंपाइलर का। कंपाइलर जो होता है मेरा सोर्स कोड को इंटरमीडिएट में लाता है, इंटरमीडिएट को दोबारा से हमारा मशीन्स में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा आंसर कंपाइलर हो जाएगा, और कंपाइलर ही है जो मशीन कोड को समझ पाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में कह रहा है कि कोई एक ऐसा आइकन होता है, मतलब यहाँ पे कुछ होना चाहिए था मेरा, जो आपको उस आइटम, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या पिक्चर तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक आमतौर पर टीटी डेस्कटॉप पर बनता है, और आइकन के कोने में एक तीर, छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। इसी को अंग्रेजी में आपको पढ़ के दिखाते हैं। ये कह रहा है कि कोई ऐसा आइकन होता है मेरा, जो देखिए क्वेश्चन हमारा हिंदी में पूछता है, अंग्रेजी में पूछता है। आपको दोनों भाषा पढ़ना है, जो आपके लिए सफिशिएंट लगे वो आपको करना है। यहाँ पर डायरेक्ट यू टू आइटम सच एज कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई एप्लीकेशन हो या कोई पिक्चर हो, वो आप कहीं पे उसको लोकेट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, और ये आपको मतलब एक्सेसिंग दे रहा है दैट इट इजियर टू यूजर, वो आपको आसानी से एक्सेस करने का परमिशन दे रहा है। टिपिकली बीइंग प्लेस्ड ऑन डेस्कटॉप, और वो
डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट आंसर बोल रहा है। अब कह रहा है कि द आइकन इज आइडेंटिफाइड बाय अ स्मॉल एरो। वो स्मॉल एरो से आइडेंटिफाई हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मैं ना आपको जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं दिखा दूं, कितना भी हम प्रयास कर लें, ये आप समझ नहीं पाए। वो पूछ रहा है कुछ इस प्रकार से चीजों को पूछ रहा है। जैसे मान लो कि आप कंप्यूटर चलाते हैं, राइट, और ये CCC वाली फाइल को खोलना है हमको, तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ सेंड टू क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, मैं इसको मिनिमाइज कर दिया। अब आप देखिए एक यहाँ पर हमारा वो बन गया, एरो टाइप का मतलब ये इंडिकेट्स कर रहा है कि ये जो हमारा एरो है ना, ये तीर से दिखा रहा है और ये आसानी से उस फाइल को खोल सकता है। मतलब ना वो एक एरो होता है जो आप कहीं भी सेट कर सकते हैं और वो फाइल आपकी कहीं भी रहे, कहीं भी खोल सकते हैं। उसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्टकट की कहते हैं। यानी इस जो एरो के थ्रू दिखा रहा है, मेरी प्रयास है कि आपको इतना डीप में लेके जाने का। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वह प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैक्स व स्पेसेज के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की अलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। MS वर्ड के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभ तथा पंक्तियों को आसानी से इनलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर बात करें टेक्स्ट की और स्पेसेज के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की इनलाइनिंग एक कठिन होता है। मतलब अगर हम टेबल ना लें, ये एक्चुअली ये टेबल के बारे में ही कह रहा है कि हम जब काम करना चाहते हैं तो अगर हम टेक्स्ट और स्पेस की माध्यम से अगर करें ना तो मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाता है। आप तो MS वर्ड का ट्यूटोरियल देखिए अभी। उसी काम को आसानी से करने के लिए MS वर्ड के द्वारा एक टेबल इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि हम अपने कामों को आसानी से, और स्तंभ का मतलब होता है कॉलम और पंक्ति का मतलब होता है रो। हमारा पूरा टीम लगा हुआ है, ये बीच में जो सांस कटता है ना, जैसे कि हम कुछ लिखते हैं, मुझे टॉप पे आपके फंक्शंस को आपके तक पहुंचाने के लिए। जैसे हमारा कॉलम हो गया, अब ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये पंक्ति बोलते हैं इसको स्तंभ बोलते हैं। ये आसानी से अनलाइन हो जाते हैं, वो चला टेबल में होते हैं। अगर हम टेबल ना लें तो मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कह रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट, ये ग्राफिक है, ये ग्राफिक में रंगों में परिवर्तन करने के लिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। सही बात है, स्मार्ट आर्ट पर आपने क्लिक किया। स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंतर्गत किस टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में क्लिक किया जाता है? जब हम स्मार्ट आर्ट ले लेते हैं ना, और जब स्मार्ट आर्ट लेने के बाद वहाँ एक मेरा ऊपर में डिजाइन का पैनल खुलता है। आप मोटा मोटी आप देख लो, यहाँ से मेरा स्मार्ट आर्ट आता है, ठीक है, और हमने चूज किया। अब आप देखिए, अगर स्मार्ट आर्ट का कोई कलर चूज करना है तो वो डिजाइन पर क्लिक करना, और डिजाइन पर जाके हम कोई कलर ले सकते हैं। तो यही सवाल मेरा पूछ रहा है कि अगर हमको किस कलर पर जाएंगे, तो डिजाइन के ऊपर में जाएंगे स्मार्ट आर्ट स्टाइल में, उसके बाद हम अपना चेंज कलर कर ले, बस हो गया। 18 नंबर कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? आई थिंक साइज का निर्धारण का मतलब होता होगा फिक्स ऑफ साइज। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इंग्लिश में। कह रहा है कि इमेज कंटेंट अ क्वेश्चन आस्किंग वेयर यू कैन फाइंड द ऑप्शंस टू शीट द स्लाइड साइज इन पावर पॉइंट। इंग्लिश में क्वेश्चंस आसान हो जाता है, वही हिंदी में क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है। ये कह रहे हैं कि स्लाइड की साइज आप कहाँ लेते हो? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्लाइड के साइज किस में आता है, और आप खुद से डिसाइड करना कि स्लाइड की साइज कहाँ आती है। देखो डिजाइन के अंदर पेज सेटअप में किस रेशियो में चाहिए, ये यहाँ पर आया। अब इसी चीज को क्वेश्चन से यहाँ पे डिजाइन के अंदर आया। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा? डेस्कटॉप पर फाइल खोल देगा। मे बी दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट गिवन अ मीनिंग सेंटेंस। निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा? आंसर भी दे दिया शी, मतलब ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, ये है भी गलत। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से CPU का नहीं? इसका मतलब है कि इसमें तीन कार्य होगा। ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना, ये तो CPU का काम है। डेटा बिली प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी के साथ
निकटता के साथ इंसर्टेड मतलब इंटरेक्ट करना, ये तो होता है। अर्थमेटिक व लॉजिकल ऑपरेशंस को क्रियान्वित करना, ये भी होता है। भंडारित मतलब स्टोर, प्रोग्राम निर्देश को क्रियान्वित करना। बट यही आंसर होगा मेरा। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, एक्चुअली ग्राफिकल क्या होता है? ग्राफिकल एक फिजिकल मतलब ग्राफिक्स एक हमारे फिजिकल कंपोनेंट का नाम है। अब ये जो हमारा फिजिकल कंपोनेंट होता है, ये हम जैसे अभी आप हमारे टीवी को देख रहे हैं, अब आपके मोबाइल का क्या स्क्रीन का क्वालिटी है, ये मेरे अब जो हम अभी आप हमारा चेहरा देख रहे हैं, अगर आप 10 फोन में देखेंगे ना तो किसी में बहुत अच्छा लगेगा, किसी में खराब लगेगा। इसका कारण बस एक है, आपके स्क्रीन का क्वालिटी, और वो इनहेंस करता है ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स एक फिजिकल कंपोनेंट हो गया, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 21 नंबर पे क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि राइट क्लिक ऑन फाइल नेम, सेंड टू डेस्कटॉप। अरे अभी आपको दिखाया भी था कि यह एक हमारा शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी ऑफ फंक्शन ऑफ सीपीयू। मतलब 3 ऐसे होंगे जो प्राइमरी होंगे, बट एक ऐसा होगा जो प्राइमरी नहीं होगा। मतलब परफॉर्मिंग ग्राफिकल प्रोसेसिंग, हमको तो यही आंसर लग रहा है क्योंकि ये प्राइमरी नहीं होता। बट एक बार देख लेते हैं। इंटरेक्टिंग विद द डेटा स्टोरेज और मेन मेमोरी होता है। एग्जीक्यूट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होता है। स्टोरेज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होता है। आई थिंक 1 नंबर आंसर होगा और यही सही भी है। 22-23 मतलब ये क्वेश्चन नंबर 23 है और कह रहा है कि व्हेन कनेक्टिंग टू द इंटरनेट और डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ 1 Mbps इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स पर सेकेंड। अब 1 MB में कितना बीट्स होता है, यही तो पूछ रहा है। बस याद रखिएगा 1 MB में टोटल 80 लाख बीट होते हैं। अभी हमारा यहाँ ऑप्शंस नहीं दिया है, ये ऑप्शन गलत हो गया, बट आंसर देख लीजिए क्या हो। 24 नंबर कह रहा है कि इन मेल मर्ज प्रोसेस विच 3 डॉक्यूमेंट आर टिपिकली इन्वॉल्व्ड। मेल मर्ज प्रक्रिया में आमतौर पर कौन 3 दस्तावेज शामिल होते हैं। ये जो 3 दस्तावेज हैं वो उसमें हमारे सबसे ज्यादा सब मेन डॉक्यूमेंट में होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मालूम है उसको बोलते हैं जिसमें बाद में जिसको इंस्टॉल किया गया हो, पहले से इंस्टॉल नहीं रहता, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कह रहा है कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क। 2 नंबर में कह रहा है कि इट इज अ रिटन ओनली ऑन लो लेवल मशीन। इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और द कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड विदाउट इट। ऊपर वाला हो जाएगा। एक स्पेशलाइजेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ड्यूरिंग अ स्लाइड शो विच की इज प्रेस्ड टू मेक अ स्क्रीन ब्लैक। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा स्क्रीन अभी चल रहा है, ठीक है, और स्क्रीन चल रहा है, और अगर हमको इस स्क्रीन को ब्लैक करना है तो सिंपल है, हम बी दबाएंगे, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और फिर हम स्पेस मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा ही होता है, बी दबाने से ब्लैक हो जाता है। इसके बाद 26 नंबर कह रहा है कि यदि आप MS Excel 2016 वर्कशीट पर विशिष्ट डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसे करने का एक अच्छा तरीका क्या हो। उसका बेस्ट ऑप्शन होगा कि ये शेप्स ले लीजिए और इसको आराम से टिक आउट कर दीजिए, हो जाए। 28 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड बटन इन MS Excel कैन नॉट चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ सेल कंटेंट। ये A into को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। 29 नंबर में कह रहा है कि वी आर सेंडिंग अ स्टैंडर्ड लेटर टू योर कस्टमर्स, यू वांट टू इंक्लूड द नेम एंड एड्रेसेज ऑफ योर कस्टमर इन द लेटर इन MS Word 2016 विच फीचर विल यूज। अगर हमको बहुत सारा डॉक्यूमेंट भेजना रहेगा और हम सबका नाम एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। कल संडे है और मेल मर्ज का एक सीरीज मेरा आने वाला है, तो याद रखिएगा कि हमें मेल मर्ज का सीरीज करना है एट एनी हाउ। 30 नंबर में कह रहा है कि इन MS PowerPoint which tool is used to set the timing of ट्रांजैक्शंस। पावर पॉइंट में कौन सा टूल है जो
ट्रांजेक्शंस के टाइमिंग को डिसाइड करता है, ट्रांजेक्शंस हो। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन पावर पॉइंट विच टूल इज यूज टू सेट द टाइमिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सिंपल बात है, आपको एनिमेशन जो होता है ना वो मेरा टाइमिंग सेट करता है कि मेरा स्लाइड जो है वो कैसा चलेगा, राइट। इसके बाद 31 क्वेश्चन कह रहा है कि दो लाइनों के बीच की स्पेसिंग क्या क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग होता है वो। और 32 में कह रहा है कि अगर हमारा C1 A1 प्लस B/2 यानी इसको बोलते हैं कि मेरा क्या हो गया चला, इसको बोलते हैं कि फिक्स हो गया। अब ये जो फिक्स होता है, ये वाली अमाउंट ये जो फिक्स होता है, यानी जैसे हमारा C1 क्या हो गया है तो फिक्स हो गया है। अब ये कभी कहीं भी कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे तो ये बदलेगा ही नहीं। अब मेरा अगर C1 से लेके C2 में पेस्ट कर रहा है तो मेरा ये A1 A2 में बदल जाएगा और बाकी सारे ऐसे रहेंगे। मतलब इसका आंसर हो जाएगा यह हमारा A2 अब प्लस B1, ऐसा इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन छूट गया है गलती से, बट इसका यही आंसर होगा। 33 में कह रहा है कि यदि आपके पास 8 पेजेस हैं, राइट, और आप चाहते हैं कि 2, 3, 6 और 8 को प्रिंट कर लेना, तो उसके लिए आपको कस्टम सेटिंग के अंदर में जाके और सेटिंग लिखना पड़ता है। आपको 2 और 3 चाहिए तो ऐसे लिखेंगे और 6 से लेकर के 8 चाहिए तो बीच में हाइफन देंगे, यानी वो हमारा कस्टम प्रिंट के अंदर में हम लोग जाके सुधारते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे 34 की तो कह रहा है कि नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को क्या कहते हैं। तो जो हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड होता है उसको अगर हम राउटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस राउटर के कनेक्ट करने वाले को बोलते हैं रजिस्टर जैक 45। ठीक है, रजिस्टर जैक 45 मेरा क्या होता है, वो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें 35 की तो कह रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ चार्ट में प्लॉटेड होते हैं। जब रो और डेटा में नंबर ऑफ डेटा प्लॉटेड हो जाए, मतलब एक प्लॉटेड वाई स्केटर हमारा मतलब ढेर सारा ग्राफ होता है एक्सेल में, और उसमें अगर कोई डेटा रो और कॉलम में प्लॉटेड हो उसको हम लोग डेटा सीरीज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 36 टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑफ वन सेल टू अनदर सेल इन द सेम वर्कशीट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड यू सी। एक फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होता है, जानते हैं फॉर्मेट पेंटर की खासियत क्या है कि अगर आप ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से समझा देते हैं। मान लीजिए कह रहा है कि आपने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, पहले लाल, हरा, पीला, वो नहीं बॉर्डर वगैरह का कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, और उसको चेंज करने के बाद वो चाहते हैं कि दूसरे शीट में भी सेम चीज आए। उस चीज को करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। फॉर्मेट पेंटर हमारा क्या होता है चला कि जो फंक्शन आपका पिछले वाले शीट में था वो सेम फंक्शन, यानी अगर किसी का आपने कलर लाल करके रखा है, किसी का ब्लू करके रखा है, किसी का रेड करके रखा है, तो फॉर्मेट मेथड सेम चीज कॉपी पेस्ट कर देता है अगले वाले। आगे की बात करें अगर यहाँ पर 37 कह रहा है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट में क्या नहीं हो सकता, और अगर हम प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दें तो इसमें क्या, अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है। पहला कह रहा है कि इट प्रोटेक्ट द वर्कशीट फ्रॉम द डिलीट, क्या हमें मॉडिफाई करने से रोकता है, तो नहीं। जो वर्कशीट प्रोटेक्ट है वो आपको मॉडिफाई करने से नहीं रोकेगा, डिलीट करने से रोकता है। 3 नंबर में कह रहा है कि यह वर्कबुक को पासवर्ड के बिना खोले जाने से बचाता है, बट ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो वर्कशीट बुक है ना, जो वर्कशीट लॉक है, उसको खोलते वक्त पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है। और इसके बाद 3 नंबर में कह रहा है, 3 नंबर तो बता ही दिया, 4 नंबर में कि इट प्रोटेक्ट ए स्पेसिफिक शेल इन द बुक, नहीं ये भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्चुअली इसका काम होता है डिलीट होने से बचाना, बट यहाँ पे 2 दे दिया है, आप इसको 1 कर लीजिएगा, ये 1 हो गया, 1 से बचा रहा है। इसके बाद मेरा 38 कह रहा है कि while using a wireless network what does SSID represent। जब हम वायरलेस नेटवर्क को यूज करते हैं तो SSD
इनमें से किसे निरूपित करता है? ऑप्शन है द पासवर्ड ऑफ द नेटवर्क, द नेम ऑफ द नेटवर्क, द आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क एंड द इंक्रिप्शन टाइप यूज्ड बाय द नेटवर्क। एक्चुअली SSID रिप्रेजेंट क्या करता है? आपने देखा होगा राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक नेम की हमें जरूरत होती है जो वायरलेस होते हैं, जैसे राउटर हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, ये दोनों एक ही को कहते हैं, बट ये हमारा नेम ऑफ द नेटवर्क शो कराता है, नेम ऑफ द नेटवर्क। ये SSID नेम शो कराता है जो वायरलेस नेटवर्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है, वो भी वैध यानी वैलिड नहीं है, जो उपलब्ध होता है? अब इसमें 3 वैलिड होंगे, एक वैलिड नहीं होंगे, जिसमें कह रहा है कि सुपरस्क्रिप्ट, एक्सपोनेंट, स्ट्राइक थ्रू और सबस्क्रिप्ट। अगर हम x स्क्वायर लिखते हैं तो ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट होता है, अगर S2O लिखते हैं दिस इज द सबस्क्रिप्ट, और अगर हमने राधा लिखा और राधा लिख के बीच से काट दिया दिस इज द स्ट्राइक थ्रू, ये तीनों होते हैं, बट ये एक्सपोनेंट इज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्मेटिंग ऑफ MS वर्ड एंड ड्यू टू दिस रीजन आवर आंसर विल बी एक्सपोनेंट। एंड वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे या किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जाता है? देयर आर 2 लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर एंड फर्स्ट इज द लो लेवल लैंग्वेजेस, फर्स्ट लेवल, एंड सेकंड इज द हाई लेवल लैंग्वेज। और क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है बेसिक्स, कोबल, फोर्ट्रॉन्स है, रूबी, C++ और असेंबली। एक्चुअली हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हम मानव के द्वारा बोली जाती है, मानव के द्वारा बोली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हिंदी या अंग्रेजी नहीं, उसको बोलते हैं ABCD, वो जो होता है ना मेरा, वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो हमें समझ में आता है, बट कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ लो लेवल ही समझ में आता है, जैसे 0 और 1 की अगर बात करें तो। इसीलिए एक असेंबली लैंग्वेज होता है और वही होता है लो लेवल लैंग्वेज। तो दिस इज द आवर आंसर एंड D is the correct option for question number 30 and question number 41 से MS Excel 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? एक्चुअली सारे शीटों में लगभग रीनेम करने की प्रोसेस सेम ही है। ऑप्शंस कह रहा है कि लेफ्ट क्लिक ऑन द शीट नेम एंड रीनेम, फाइल नेम रीनेम, राइट क्लिक ऑन द शीट नेम एंड रीनेम। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आई एम राइट। अगर हम राइट क्लिक करते हैं शीट के ऊपर और अगर हम उसको राइट क्लिक करके जो भी नाम देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके ही उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके ही उसको हाइड भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन अनहाइड आफ्टर हाइड द वर्कशीट। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया C। उसके बाद 42 में कह रहा है कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तन अगर करना हो, मतलब करने के लिए क्या करते हैं? परिवर्तित किए जाने वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, बट ऐसा हो नहीं सकता, सिर्फ सेलेक्ट करने से चेंज नहीं होगा, यहाँ पर परिवर्तित करना है। It means I want to change the font style of MS Word and second option is home tab के ऊपर में क्लिक करेंगे तो क्या हो सकता है, या स्टाइल या फॉन्ट। सिंपल एक नंबर आपको फ्री में मिल रहा है, फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड चूज द फॉन्ट स्टाइल एंड इट ऑटोमेटिकली चेंज द फॉन्ट ऑफ MS Word। कह रहा है कि MS Excel में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल्स के फॉर्मेट को किसी दूसरी या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? यानी बहुत सारे टूल्स के नाम दिए हुए हैं और कह रहा है कि फॉर्मेट
को जो फॉर्मेट वहां है। इसका मतलब समझिए, अगर किसी का हमने कलर रेड करा होगा, अगर किसी का कलर हमने ब्लैक करा होगा, इट मीन्स जब हम पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली इट पेस्ट विद द फॉन्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर एंड विद द बॉर्डर्स। इट इज पॉसिबल थ्रू द फॉर्मेट पेंटर। तो आवर आंसर इज अ बी ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर। ये जाना जाता है अपने फॉर्मेटिंग्स की कमाल करने की क्षमता की वजह से। एंड 44 नंबर अगर क्वेश्चन हम आके देखेंगे तो कह रहा है कि कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में कितनी क्षमता होती है। आप याद रखना, आजकल की जितनी भी लैपटॉप यूज हो रही है वो 512 GB की होती हैं, बट 128 GB से भी अगर हम कंप्यूटर चलाना शुरू करें तो चला सकते हैं। 512 GB, 256 GB भी से भी कंप्यूटर चलता है, और 1 TB तो टॉप पे हो गया। तो सीरीज में लिख देते हैं, ये पहला नंबर पे आता है, ये दूसरा नंबर पे आता है, एंड 512 थर्ड नंबर पे आता है, और 1 TB इज द फोर्थ नंबर पोजीशन पे। बट लैपटॉप इस्तेमाल जो घरों में किए जाते हैं या ऑफिसेज में वो इतना ही के होते हैं। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफॉल्ट रूप में कितने विकल्प होते हैं? टेक्स्ट डायरेक्शन में कितने विकल्प होते हैं? हमारे होनहार टाइपिस्टों ने ऑप्शन चेंज नहीं किया है, बट आपको हम खोल के दिखा देते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शंस के अंदर, जो कि होम के अंदर में आता है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टोटल कितने आ गए? चला 4 ऑप्शंस आते हैं। तो आवर आंसर इज अ 46। MS वर्ड 2016 में मेल और मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेवल्स को प्रिंट करने के लिए स्टार्ट मेल मर्ज लेवल पर जाएं, बट वो कहाँ मिलता है? मेल और मर्ज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम क्या बताएं आपको। आप कुछ मत पढ़िएगा, बट मेल और मर्ज आप पढ़ के जाइएगा। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप रिजल्ट एक्चुअली में निकालना चाहते हैं, एक नंबर आपको ये मेल और मर्ज दे सकता है। इसके लिए आपको ये पढ़ के जाना होगा, और वो दूसरे जगह से नहीं, आप हमारी ही वीडियो जाके देख सकते हैं। मेल और मर्ज बेल्ट्रॉन वाली प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगे। उसमें मैंने मेल और मर्ज भी पढ़ाया हुआ है, और उसमें मैंने कैसे फॉर्मूला को पेस्ट करते हैं तो क्या असर आएगा वो भी पढ़ाया हुआ है। और मैं आपसे वादा तो कर ही चुका हूं कि एक दिन मेरा चैनल इतना बड़ा होगा कि पूरा दुनिया देखेगी। भले ही आज सब्सक्राइबर 1500, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास भले ही सुविधा कम हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, बट एक दिन मरने से पहले वो समय ला के छोड़ेंगे, उसके बाद ही मृत्यु हमारे पास में आएगी। ये हो गया हमारी मेलिंग। इसके बाद हम अगर 47 की बात करें, कम्युनिकेशन बिटवीन द कनेक्टेड हार्डवेयर, एक मिनट ऊपर से पढ़ते हैं, फैसिलिटीज एसेंशियल यूनिट्रप्टेड कम्युनिकेशंस बिटवीन द कनेक्टेड हार्डवेयर डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा सावधान होकर पढ़िएगा। जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं यूनिट्रप्टेड, निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा डिवाइस की जितनी भी फाइलें होती हैं चला वो देता है। एक आध क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना जो आपको हिला देगा एकदम, माने लगेगा कि अरे टफ है, बट कोई टेंशन नहीं, आपको 30 नंबर पे पास आउट करना है और आपको टारगेट करके 45 को जाना है। मतलब आप 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं, तो आप आराम से कम 40 क्वेश्चन तो बना के ही आएंगे। सही की बात कर रहे हैं, बाकी तो गलत तो ऐसे मारिए देना है। मतलब जो लगे कि थोड़ा 50% भी चांस लगे उसको भी ठोक के आना है, बट 40 सही बनाना है, तब हम 30 का उम्मीद कर सकते हैं और क्वालिफाई करेंगे और टाइपिंग मारेंगे एकदम धुरंधर रिजल्ट हो जाएगा। 48 की बात करते हैं, कॉलम बी की समस्त सेल के कंटेंट को ब्लड व इटैलिक करने के लिए, एक्चुअली ये बोल्ड है, मैंने ब्लड पर दिया, बोल्ड एंड इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे? कॉलम बी की समस्त सेल, अगर कॉलम बी की समस्त सेल को हमें सेलेक्ट करना होगा तो कॉलम बी के हेड के ऊपर के जा करके, और अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं, कॉलम बी को सेलेक्ट करेंगे तथा कमांड पेस्ट बोल्ड इटैलिक पॉसिबल ही नहीं है। कॉलम बी को सेलेक्ट करेंगे और होम मेनू के अंतर्गत
फॉन्ट ग्रुप में बी तथा आई का उपयोग करेंगे, बिल्कुल सही। कॉलम बी को सेलेक्ट करेंगे तथा कमांड फॉर्मेट प्रिंटर में जाएंगे ही नहीं, और कॉलम बी को सेलेक्ट करके कमांड कंट्रोल आई दबाएंगे तो इटैलिक तो होगा बट बोल्ड नहीं होगा। और मेरा सवाल है कि इटैलिक और बोल्ड दोनों करना है, तो हमारा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट फीचर जो है वो क्या करता है? आपको पता है, जब एक्सेल में आप बहुत बड़ा नाम लिखने का कोशिश करते हैं ना, जैसे ये इतना बड़ा बॉक्स है और इसमें हम लिखते हैं अगर अंकित कुमार तिवारी, एक्चुअली ये हमारे मित्र का नाम है तो बहुत बुरा आदमी बट दोस्त है तो इतना बुरा कि क्या कहें। तो अंकित कुमार तिवारी, अगर इसको ब्रेक करना है तो ना रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये रैप टेक्स्ट क्या करता है, तो अंकित कुमार तिवारी को ये तोड़ देगा। अब ये रैप टेक्स्ट वही, अब पढ़ते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है, शीट की ऊंचाई, कॉलम की ऊंचाई, सेल्स की ऊंचाई तथा चौड़ाई और रो की ऊंचाई। तो यही उसका आंसर होगा, रो की ऊंचाई। ये ब्रेक करके टेक्स्ट को ब्रेक करके और रो की हाइट को बढ़ा देता है, कॉलम की हाइट को नहीं, रो की हाइट को, ध्यान रखिए। एंड 50 कह रहा है विंडोज एक्सपी, ये ना हम लोग पहले चलाते थे कंप्यूटर। 2014 में जब हम पटना आए थे उस वक्त साइबर चलाते थे हम, और साइबर से ही हमने कोचिंग में मूव करा है। तो विंडो एक्सपी जो बटन होते हैं वो कह रहे हैं कि आपको सामान्य टूल तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम तक त्वरित एक्सेस देता है। अब त्वरित एक ऐसा शब्द है, यानी उसको एक्सेलरेट कहते हैं, मतलब कि वो लगातार एक्सेस देते रहता है। उस बटन को क्या कहते हैं? उस बटन को टास्क बार कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आने का चांसेस कम है थोड़ा विंडो एक्सपी से वगैरह, क्योंकि समय बहुत बदल गया है। अब उतना पूछे ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम 51 की बात करें तो कह रहे हैं कि A1 से लेकर के D5 में कितनी सेल है, A1 और D5। तो पहले तो सिलेक्ट करते हैं, एक मैंने A हो गया, B, C और D, 4 हमारे पास इधर से हो, और 5 की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5, टोटल आई थिंक 20 होना चाहिए। 20 सेल है हमारे, 20 आंसर्स भी हैं, यानी हम लोग सही जा रहे हैं। इसके बाद 52 की बात करें, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कंट्रोल प्लस किसका इस्तेमाल किया जाता है? वैसे तो अभी तो कंट्रोल प्लस P से भी प्रिंट प्रीव्यू हो जाते हैं, बट कंट्रोल प्लस F2 होता है प्रिंट प्रीव्यू का एग्जैक्ट वो शॉर्टकट, इसलिए ध्यान रखना है, सही जवाब दे के आना है कंट्रोल प्लस F2। पर नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो सीधे मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल पर जुड़े हुए होते हैं, वो आप भी जानते हैं, कंप्यूटर तो फुली इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल पर ही चलता है। अब इनपुट आईओ का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। अब देखिए मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट जुड़े हुए रहते हैं वो बस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, बट ये इनपुट आउटपुट को हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, समझे। अब ये पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं ना वो सारे के सारे कंट्रोलर से कनेक्ट होते हैं, मतलब कि कौन इंफॉर्मेशन देगा और कौन इंफॉर्मेशन लेगा ये हमारा कंट्रोलर डिसाइड करता है। तो ये हमारा 53 होगी। इसके बाद 54 नंबर में कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सेल स्टाइल फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सेल स्टाइल्स की अगर बात करें तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब आप एक समय पर एक सेल या सेल्स की रेंज में एक से अधिक फॉर्मेट लागू करना चाहते हैं तो स्टाइल लागू करना सर्वाधिक आसान होता है। इसमें 3 सही होंगे, एक गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग के लिए अनेक बिल्ट इन स्टाइल होती हैं जिन्हें आप लागू या परिवर्तित कर सकते हैं, ये सही है। स्टाइल फॉर्मेटिंग कैरेक्टर, इसको पूरा पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसका होता है विशेषता, जैसे फॉन्ट का नाम, साइज,
अलाइनमेंट या स्पेसिंग का एक शेड होता है, और डी में कह रहा है कि इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की परिवर्तन होती है। तीनों हमारा सही है सेल्स स्टाइल के मामले में, बट 4 नंबर कह रहा है कि इससे पंक्ति की ऊंचाई नहीं, पंक्ति मतलब होता है रो और स्तंभ मतलब होता है कॉलम, और इन दोनों का हाइट का एडजस्टमेंट सेल्स स्टाइल से नहीं होता है। सेल्स स्टाइल से कलर चेंज हो सकता है, बॉर्डर चेंज हो सकता है, फॉन्ट सब कुछ हो सकता है, बट हाइट नहीं चेंज हो सकता है। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, मॉनिटर, स्कैनर और प्रिंटर। आई थिंक आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप आंसर समझते होंगे। स्कैनर हमारा वो ऐसा डिवाइस है जो एक इनपुट डिवाइस है, और ये कह रहा था कि आउटपुट नहीं है, तो सिंपल सा सवाल। 56 नंबर में कह रहा है कि स्टार MS ऑफिस और MS वर्ड में अगर हम जाते हैं तो क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है ना, वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे। देखिए, अब हम लोग विंडो 8 यूज कर रहे हैं, अब 8 भी नहीं, लोग 10 यूज कर रहे हैं, 12 यूज कर रहे हैं, 12 नहीं है सॉरी 13 यूज कर रहे हैं, हम भी 13 यूज करते हैं, 11 यूज करते हैं। अब क्या है ना कि ये जो विंडो 7 होता था ना, उसमें ऐसा होता था, हमको कोई भी बटन स्टार्ट पर क्लिक करना होता था, और इसके बाद हमें जाना होता था ऑल प्रोग्राम पे, और इसके बाद हमें जो भी खोलना होता था वो खोलते थे। तो वही सवाल पूछ रहा था। 57 नंबर में कह रहा है कि आपने एक एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी स्तंभ को एक ही जैसा दिखावट चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? 5 भिन्न स्तंभ है, डिफरेंट कॉलम्स हैं जिसमें डेटा एंटर किया है, लेकिन अपने तीसरे जो स्तंभ है उसमें उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं, छोटा हो गया होगा उसका रेंज, और कह रहा है कि आप चाहते हैं कि सभी एक जैसा ही दिखे, तो क्या करना होगा? तीसरे सिलेक्ट की दाई बाउंड्री पर डबल क्लिक करके बढ़ाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? अब ना मुझे दाई और बाई में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं राइट और लेफ्ट की बात करूंगा हमेशा, और राइट आप समझ रहे होंगे। तीसरे सेल की राइट बाउंड्री, आई थिंक अगर सही हम बोल रहे हैं तो डबल क्लिक करना चाहते हैं, तीसरे सेल की लेफ्ट बाउंड्री पर क्लिक करना चाहते हैं, तीसरे सेल की लेफ्ट बाउंड्री पर डबल क्लिक, या तीसरे सेल की राइट बाउंड्री पर डबल क्लिक। तीसरे सेल की राइट बाउंड्री पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। दाईं और बाईं में थोड़ी कंफ्यूजन होती है हमको, राइट आंसर होगा हमारा इसमें जो लिखा हुआ। मतलब होता है ना कुछ ऐसी बातें कि आप याद ही नहीं कर पाते, वो मेरा दायां और बायां का चक्कर चलता है। तो दायां में एक है डबल क्लिक और एक है सिंगल क्लिक, तो सिंगल क्लिक से नहीं होता है चला, डबल क्लिक से होता है, जो कि मेरा ए में दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मेरा कंफ्यूजन चलता है। 58 में एक वर्कशीट में दूसरी वर्कशीट, एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी और कुंजियों का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना होगा आपको, कंट्रोल प्लस पेज अप, सॉरी पेज डाउन का, पेज अप से तो वापस आते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफॉल्ट रूप में होती हैं, लेकिन उन्हें के रूप में फॉर्मेट किया जाता है, ऑन लॉक्ड में होता है और लॉक्ड में होता है। 60 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको 60 क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, इस वीडियो को हमने 3 दिनों में रिकॉर्ड करा है, आप क्वालिटी देख के समझ ही गए होंगे। इतना शेड्यूल बिजी रहता है कि आपको बता नहीं सकते हैं। एक दिन में हमको 8-8 घंटे 10-10 घंटे क्लास लेना रहता है। मेरा 5 बैच चलता है प्रतिदिन, और एक बैच 2 घंटे का होता है, बट हम 1.5 घंटा पढ़ाते हैं जाके उसमें। जुड़ लीजिए टाइम। और बेल्ट्रॉन की टेस्ट चल रही है हमारे यहाँ 12 से 1। ऑफलाइन बच्चों को टेस्ट ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत
ईमानदारी से वहाँ टेस्ट लेते हैं और डिस्कशन आपको कराते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आपका वेलकम है हमारे यहाँ और हमारा सौभाग्य होगा कि आप आएंगे हमारे यहाँ और जो मैंने आपसे वादा करा है उसको जरूर पूरा करने के लिए हमारी आत्मसमर्पण हो जाएगी। एक दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि इस चैनल से बढ़िया क्वालिटी कोई नहीं दे सकता है जितना हम लोग देते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो।